नमस्कार, आप कैसे हैं? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, आपकी प्रिपरेशंस अच्छी चल रही होंगी। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम सब बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 7, प्रोसेस टू कंपेल प्रोडक्शन ऑफ थिंग्स, ठीक है, और डॉक्यूमेंट्स। सीआरपीसी का चैप्टर नंबर 7 है ये। सेक्शन 91 से लेके 105 तक डील करता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है फ्रॉम मेंस पॉइंट ऑफ व्यू। मैं आपको एक बात इसमें ऐड ऑन करना चाहूँगा कि इन्वेस्टिगेशन क्या होता है। इन्वेस्टिगेशन इज बेसिकली कलेक्शन ऑफ एविडेंस। फॉर दैट पर्पस, एविडेंस को कलेक्ट करने के लिए या एविडेंस की टेम्परिंग को रोकने के लिए हमारे पास प्रोविज़न आता है अरेस्ट का, है ना। हमारे पास प्रोविज़न आता है अरेस्ट का। तो हम क्या करते हैं, 41 सेक्शन से लेकर 60A तक हमारा अरेस्ट का प्रोविज़न चलता है। उसमें हम किसी पर्सन का अरेस्ट करते हैं, ठीक है। अरेस्ट बाय पुलिस, अरेस्ट बाय मैजिस्ट्रेट, अरेस्ट बाय प्राइवेट पर्सन, हम ये सब आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। इन केस जब हम अरेस्ट कर लेते हैं, अरेस्ट करने के बाद हम ये समझते हैं कि उस पर्सन के पहले हम उसको सर्च करते हैं। ऑब्वियसली अगर कोई लेडीज़ है जिसको हमने अरेस्ट किया है तो उसकी जो तलाशी है, जो सर्च होगा, वो भी एक लेडीज़ ऑफिसर के द्वारा, फीमेल ऑफिसर के द्वारा किया जाएगा। इसमें तो कोई शक नहीं है, ये तो बहुत क्लियर है हमें, ठीक है। क्योंकि ये तो एक मोरालिटी भी तो है ना भाई। अब लेडीज़ को जेंट्स थोड़ी चेक करेगा भाई, ठीक है। तो ये मोरालिटी भी है और ये लॉ भी है। बेसिक चीज़ ये लॉ क्या है, बेसिकली कॉमन सेंस है। जब कॉमन सेंस को किसी चीज का नंबर दिया जाता है ना, वो सेक्शन नंबर बन जाता है, वही लॉ बन जाता है। तो बेसिकली अगर आप पहले आप अपने दिमाग में प्रोसेस सोच के देखिए कि अगर ऑफेंडर ने कुछ गलत काम किया, कोई ऑफेंस कर दिया, आपके सामने मर्डर कर दिया, तो क्या आपकी मोरालिटी नहीं थी कि आप उसको पकड़ लें? वहां पे थी। लॉ ने आपको पावर दे दी, अरेस्ट बाय प्राइवेट पर्सन। अब सपोज कि मैजिस्ट्रेट वहां से जा रहे हैं, तो क्या मैजिस्ट्रेट की ड्यूटी नहीं थी मैजिस्ट्रेट उसको पकड़ लें या ऑर्डर कर दे किसी को? वो भी अरेस्ट बाय मैजिस्ट्रेट हो गया। क्या पुलिस के ऊपर थोड़ी थोप रखा है? और पुलिस क्या पहले मैजिस्ट्रेट के पास वारंट लेने जाएगी क्या? नहीं। क्यों जाएगी वारंट लेने? ऐसे डायरेक्ट अरेस्ट करें। तो ऐसे ही हमारे पास सर्च सीजर का भी आ जाता है, समन का भी आ जाता है, ठीक है। तो सेक्शन 91 से लेके 105 तक हम आज डिस्कस करेंगे आपके साथ, और आई होप कि आपको अच्छा लगेगा। सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अपने अपने बेरेक्ट्स खोल लीजिए। बेरेक्ट्स खोलेंगे तो आपको सहूलियत हो जाएगी, ठीक है। पढ़ेंगे, अंडरलाइन करेंगे, मार्क करेंगे, आपको बेटर रहेगा। अदरवाइज सुनना है, ऐसे रिवाइज करना है तो बहुत बढ़िया, ठीक है। तो देखो, मैं भी अपना बेरेक्ट ले लेता हूँ, इससे ये है कि भाई हम भी साथ साथ चलेंगे भी, ठीक है। सेक्शन 91 कहता है समन टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट और अदर थिंग। अच्छा, एक कॉमन सी बात बताओ, अगर मुझे किसी को ही कहना है कि भाई मेरी मैथ की कॉपी लेके आ जा, ठीक है, ऑब्वियसली मेरे पास मैथ्स नहीं है, सीआरपीसी की नोटबुक लेके आ जा, तो मैं कैसे बुलाऊंगा उसको? फ़ोन करूंगा, नोटिस भेज सकता हूँ, लीगल नहीं? अरे करने को तो कुछ भी कर सकते हैं भाई, बट मैं क्या करना चाहूँगा यहाँ पर, मैं उसको फ़ोन करना प्रेफर करूँगा। लेकिन ये कोर्ट के मामले हैं, इसमें हम फ़ोन करके डायरेक्टली तो किसी को बुला नहीं सकते। तो हम क्या करते हैं, हम भेजते हैं समन, ठीक है। तो यहाँ पे समझिए, वेन एवर एनी कोर्ट ध्यान रखना, और एनी ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन कंसिडर्स दैट प्रोडक्शन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट और अदर थिंग इज नेसेसरी। जब किसी कोर्ट को या जो ऑफिसर इंचार्ज होते हैं, जैसे कि एसएचओ होते हैं, उनको ये लगता है कि किसी डॉक्यूमेंट का या किसी अन्य चीज़ का इन्वेस्टिगेशन में, इंक्वायरी में या ट्रायल में ज़रूरत पड़ने वाली है, या किसी अदर प्रोसीडिंग जो इस कोर्ट में बताई गई है उसमें ज़रूरत पड़ने वाली है, तो वो चीज़ आप लेके कोर्ट में आइए, ठीक है। ये समन में भेज दिया जाता है। और सच ऑफिसर अ रिटन ऑर्डर टू द पर्सन इन हुज पोजेशन और पावर सच डॉक्यूमेंट और थिंग इज बिलीव टू बी।
ये हमें बिलीव भी है ना, ये हमें लगता है कि ये चीज़, ये फलाना डॉक्यूमेंट तो फलाने विटनेस के पास होगा, फलाने विक्टिम के पास होगा, तो हम उनको समन भेज देते हैं कि भाई जी ये लेके आप हमारे पास आ जाइए, ठीक है। सिंपल सी बात है। क्लॉज 2 कहता है कि अगर, सिंपल सी बात मैं आपको बताता हूँ, देखो प्रोविज़न आप इसमें पढ़ सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है, लेकिन आपको उसका मतलब लिटरली मतलब पता होना चाहिए। सेकंड क्लॉज कहता है कि जब भी ऐसी हमने समन भेजा, अब पर्सन को हमने एक डॉक्यूमेंट मंगवाया था, मैंने सपोज कोई डॉक्यूमेंट मंगवाया था, ठीक है, मैं मजिस्ट्रेट हूँ, जेएमआईसी हूँ, मैं मजिस्ट्रेट हूँ, मैंने इंक्वायरी के लिए एक डॉक्यूमेंट मंगवा लिया। अब जैसे मैं डॉक्यूमेंट मंगवाता हूँ तो वो जो पर्सन है, कौन पर्सन जिससे मैंने मंगवाया है, वो लेके आ रहा है कोर्ट में, वेल एंड गुड है, बहुत बढ़िया, आई एम वेरी हैप्पी। बट वो कहता है कि अरे भाई साहब मेरे पास टाइम नहीं है, आई एम नॉट कमिंग टू कोर्ट, these documents are I am sending these documents via my pleader or any other person। भेज दो, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, उन्होंने भेज दिया, मैंने खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लिया, दैट इज द थिंग ओनली, ठीक है। Nothing in this section shall be deemed to affect section 123 and 124 of Indian Evidence Act। 91 सेक्शन में जो कुछ भी लिखा है वो 123, 124 इंडियन एविडेंस एक्ट पे लागू नहीं होता। दूसरी बात, बैंकर्स बुक्स एविडेंस एक्ट 1891 सॉरी, इस पे भी लागू नहीं होता, ठीक है। और टू अप्लाई टू अ लेटर, पोस्ट कार्ड, टेलीग्राम और अदर डॉक्यूमेंट ऑन एनी पार्सल और थिंग इन कस्टडी ऑफ पोस्टल और टेलीग्राम अथॉरिटी, इन पर भी लागू नहीं होता, ठीक है। 92 सेक्शन कहता है procedure as to letter and telegrams। If any document, parcel or thing in the custody of postal or telegraph authority is in the opinion of the district magistrate, chief judicial magistrate, court of session or high court wanted for the purpose of an investigation, inquiry, trial or other proceeding under this code, such magistrate or court may require the postal or telegraph authority, as the case may be, to deliver the document, parcel or thing to such person as the magistrate or court directs। इसका मतलब ये है, सिंपल सी बात है कि इसके अंदर 3 लोगों के नाम आए हैं, आई थिंक 4 के, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, कोर्ट ऑफ सेशन और हाई कोर्ट। ये जो 4 लोग हैं, ये 4 लोग ऑर्डर कर सकते हैं टेलीग्राम, पोस्टल अथॉरिटीज़ को, लेटर्स को, कि भाई ये जो पर्टिकुलर जो डॉक्यूमेंट है ये किसी व्यक्ति को डिलीवर हो जाने चाहिए, ठीक है, इनके ऑर्डर के बिना ये डिलीवर नहीं हो सकता। नाउ क्वेश्चन अराइजेस कि क्या हम पुलिस को ये राइट दे सकते हैं कि भाई जाइए सर्च कीजिए, टेलीग्राम अथॉरिटी को, पोस्टल सर्विस अथॉरिटीज़ को सर्च कर लीजिए। अगर ऐसा होता तो एक पर्टिकुलर एक चिट्ठी, एक लेटर के लिए पुलिस क्या करेगी, पूरा बंडल उठा लाएगी, उससे क्या होगा, सभी जो बंडल्स हैं वो मिसप्लेस हो जाएंगे। तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो मिसप्लेस होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो अब क्या होगा, इसके लिए सेकंड क्लॉज पढ़िए। इफ एनी सच डॉक्यूमेंट, पार्सल और थिंग इज इन द ओपिनियन ऑफ एनी अदर मैजिस्ट्रेट, वेदर एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट और एनी कमिश्नर ऑफ पुलिस। अब पहले में कोर्ट तो था, सीजीएम तो था, एक तो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट नहीं था, ठीक है। Although CGM is a judicial magistrate, but here specifically mentioned judicial magistrate, that it means judicial magistrate of first class, ठीक है, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट। साथ में कमिश्नर ऑफ पुलिस, पुलिस को पावर दे दी, और DSP, डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, वांटेड फॉर एनी पर्पज, ही मे रिक्वायर द पोस्टल टेलीग्राफ अथॉरिटी एज द केस में। यहाँ पर क्या है, इसमें जो बेरेक्ट में ध्यान रखिएगा कि जो भी लोग मेंशन किए गए हैं, जैसे डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, ठीक है, कमिश्नर ऑफ पुलिस, ये लोग पोस्टल अथॉरिटी को ये ऑर्डर तो दे सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं, मैं तो कहूँगा कि भाई साहब इस डॉक्यूमेंट में हमें दिक्कत लगती है, इसको अलग निकाल दीजिए, ठीक है। हम ऑर्डर लेके आते हैं क्लॉज 1 में, 92 की क्लॉज 1 में हम ऑर्डर लेके आते हैं, फिर आप हमें दे देना, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो लोग क्या करेंगे, ऑर्डर देंगे कि भाई ये पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट जिस व्यक्ति को मैं कह रहा हूँ उसको डिलीवर कर दो। तो इतनी चीज़ ध्यान रखनी है 92 में। 93 में क्या है, 93 अब बात करते हैं सर्च वारंट की, ठीक है। व्हेन सर्च वारंट में बी इशूड
कि कब सर्च वारंट इशू किया जा सकता है। व्हेन एनी कोर्ट, जब किसी कोर्ट को हैज रीजन टू बिलीव, एक आशंका है, रीजन है बिलीव करने का कोर्ट के पास कि ये जो व्यक्ति है जिसको मैं समन भेजूंगा या ऑर्डर करूंगा इस सेक्शन के अंदर, ये रिक्विजिशन अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ 92 हैज बीन और माइट बी एड्रेस्ड विल नॉट और वुड नॉट प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट, वो प्रोड्यूस नहीं करेगा मेरे समन से, ठीक है, डॉक्यूमेंट को, तो उस सिचुएशन में हम उसके खिलाफ सर्च वारंट इशू कर सकते हैं, ठीक है। हम मतलब मैजिस्ट्रेट कोर्ट। When such document or thing is not known to the court to be in the possession of any person. When such document or thing is not known to the court to be in the possession of any person. अब कोर्ट को ये पता ही नहीं है कि ये पर्टिकुलर थिंग किसके पोजेशन में है, तब भी कोर्ट एक मैं कहता हूँ कि भाई सर्च के वारंट कर सकती हैं। Where the court considered that the purpose of any inquiry, trial or other proceeding under this code will be served as general search or inspection. मतलब जब कोर्ट को ये लगता है कि अब पर्टिकुलर पता तो है नहीं किसके पास है, स्पेसिफिकली नहीं है, तो देखो मैं आपको बताना चाहूँगा कि सर्च जो है दो प्रकार की हो सकती है, स्पेसिफिक हो सकती है, जनरल हो सकती है। मुझे पता है एक बिल्डिंग में 14 फ्लोर हैं, फ्लोर नंबर 7 पे ड्रग का इलीगल कारोबार चल रहा है, मैं एक वारंट की डिमांड करता हूँ, मजिस्ट्रेट से रिक्वेस्ट करता हूँ, डिमांड नहीं कहूँगा, रिक्वेस्ट करता हूँ, मजिस्ट्रेट साहब मेरे लिए मुझे डाउट है उसको कंफर्म करने के लिए एक वारंट सर्च का बना के दे देते हैं। फॉर दैट पर्पस 7th फ्लोर पे मैं जाता हूँ और सिर्फ 7th फ्लोर पर ही मैं जाऊँगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास सिर्फ वारंट 7th फ्लोर का ही है और मैं वहाँ पर जाके सर्च कंडक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। दिस इज नोन एज स्पेसिफिक सर्च। बट मुझे पता है कि यार एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग में ये सब काम चल रहा है, लेकिन ये नहीं पता भी किस फ्लोर पे चल रहा है, तो मैं जनरल सर्च के वारंट लेके जाऊँगा, पूरी बिल्डिंग में कहीं पे भी छापामारी करूँगा, रेड डालूंगा। क्यों? क्योंकि आई एम एम्पावर्ड बाय द वारंट ऑफ सर्च बाय गिवन टू मी बाय हुम, बाय मजिस्ट्रेट साहब, ठीक है। तो when the court considered that the purpose of inquiry, ये मैंने बता दिया आपको, it may issue search warrant at the person to whom such warrant direct may search or inspect in accordance। in accordance का मतलब यहाँ है कि अगर आप 14वें फ्लोर के लिए या 13वें फ्लोर के लिए लेके जाते हैं वारंट, तो आप उसी फ्लोर पर्टिकुलर को सर्च करेंगे, अदरवाइज आप नहीं करेंगे, ठीक है। The court may, if think fit, specify in warrant the particular place और पार्ट thereof to only to which search inspection shall extend। कोर्ट को अगर ये लगता है कि भाई मैं इसमें लिख देता हूँ कि ये सिर्फ 7th फ्लोर तक ही वैलिड है, तो 7th फ्लोर तक ही वैलिड है, ये कहाँ तक ये एक्सटेंड करेगा। एंड द पर्सन चार्ज विद द एग्जीक्यूशन ऑफ सच वारंट शैल देन सर्च और इंस्पेक्ट ओनली द प्लेस सो पार्ट सेटिस्फाइड। ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। नथिंग कंटेन्ड इन दिस सेक्शन शैल ऑथराइज एनी मैजिस्ट्रेट अदर देन डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और CJM to grant warrant to search of document, parcel, other thing in the custody of postal telegraph authority। इस सेक्शन में ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, जो कि किसी मैजिस्ट्रेट को पावर दे दे, अदर देन हुम, अदर देन डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और CJM और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट जो है वो पोस्टल और जो क्या कहते हैं हम इसमें जो टेलीग्राफ अथॉरिटी है, इसके अंदर भी सर्च कंडक्ट करने के लिए हमारे पास तैयार रहते हैं, ऑर्डर दे सकते हैं, ठीक है। सेक्शन 94 सर्च ऑफ अ प्लेस सस्पेक्टेड टू बी कंटेन स्टोलन प्रॉपर्टी फॉर्ज्ड डॉक्यूमेंट्स। अगर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को, सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट को या मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास किसी इंफॉर्मेशन पर या आफ्टर इंक्वायरी उनको ये लगता है, वो सोचते हैं कि अरे ये नेसेसरी है, उनके पास एक रीज़न टू बिलीव है कि किसी प्लेस में सेल ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी चल रही है या फिर डिपॉजिट हो रहा है वहाँ पर चोरी का माल, ठीक है। तो फॉर दैट पर्पस किसी प्रकार से सेल चल रही है ऑब्जेक्शनेबल आर्टिकल्स की, तो ये इस सेक्शन को अप्लाई कर सकते हैं। दैट सच ऑब्जेक्शनेबल आर्टिकल इज डिपॉजिटेड इन एनी प्लेस ही में
बाय वारंट ऑथराइज पुलिस ऑफिसर अबव द रैंक ऑफ कांस्टेबल, मतलब हेड कांस्टेबल, एसआई, एएसआई और एसएचओ वगैरह जो भी उनकी हायरार्की है आगे आगे बढ़ती जाएगी, बट अबव द रैंक ऑफ कांस्टेबल। 94 हमें बताता है कि भाई अगर किसी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, सब डिवीजन मजिस्ट्रेट को, सीजीएम को, सीजीएम नहीं है सॉरी, यहाँ पर सीजीएम वर्ड यूज़ नहीं किया गया, मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास को इंक्वायरी के बाद ये लगता है कि किसी प्लेस पर स्टोलन प्रॉपर्टी को डिपॉजिट किया जा रहा है या उसकी सेल की जा रही है स्टोलन प्रॉपर्टी की, या कुछ ऑब्जेक्शनेबल आर्टिकल्स को सेल किया जा रहा है, तो उस सिचुएशन में मजिस्ट्रेट जो हैं एक सर्च वारंट इशू कर सकते हैं, जिसको एग्जीक्यूट कौन करेंगे, अबव द रैंक ऑफ कांस्टेबल, दैट मीन्स हेड कांस्टेबल से शुरू हो जाएगी हायरार्की। ठीक है, ये तो हमें समझ आ गया। क्या करेंगे, टू एंटर विद सच असिस्टेंट मैज में रिक्वायर्ड सच प्लेस। ठीक है, उस प्लेस में एंटर करेंगे। ठीक है, टू सर्च द सेम इन अ मैनर स्पेसिफाइड इन द वारंट, जैसे वारंट में बताया वैसे वहां पर सर्च करेंगे। टू टेक पोजेशन ऑफ एनी प्रॉपर्टी और आर्टिकल देयर इन फाउंड विद इन विच रीजनेबल सस्पेक्ट स्टोलन प्रॉपर्टी सेक्शन अप्लाइज, जो भी उनको स्टोलन प्रॉपर्टी या ऑब्जेक्शनेबल आर्टिकल मिलेगा उसको पोजीशन में ले लेंगे। ये जो खबर है कि भाई वहाँ पर जाएंगे, ये सारी चीज़ वो मजिस्ट्रेट के बताएंगे और जो सारा सामान है मजिस्ट्रेट के सामने लेके जाएंगे। टू टेक इन टू कस्टडी एंड कैरी बिफोर मजिस्ट्रेट एवरी पर्सन फाउंड इन सच प्लेस, वहाँ पर जो लोग भी मिलेंगे उनको उठाएंगे और मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेंगे। ठीक है, द ऑब्जेक्शनेबल आर्टिकल्स टू विच सेक्शन अप्लाइज आर, ऑब्जेक्शनेबल आर्टिकल्स वाइडर टर्म है, इसके अंदर इन्होंने काउंटरफिट कॉइन, अब देखिए काउंटरफिट कॉइन को सिर्फ और सिर्फ सिक्के को नहीं गिनेंगे हम, काउंटरफिट कॉइन ऑल्सो इंक्लूड्स उनको बनाने की मशीनरी, कंप्यूटर्स, मशीन्स, इंक, जो भी उनके रिगार्डिंग जो मशीन्स, हैमर वगैरह जो भी है, जो भी उसको बनाने में यूज़ किया जा रहा है उसको हम काउंटरफिट कॉइन्स के अंदर ही लिटरल हम यहाँ पर कर लेंगे थोड़ा लिबरल इंटरप्रिटेशन। पीसेस ऑफ मेटल मेड इन कॉन्ट्रवेशन ऑफ मेटल टोकन एक्ट एक्सेट्रा, काउंटरफिट करेंसी नोट, काउंटरफिट स्टाम्प्स, नकली की जो स्टाम्प्स आती हैं, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सील वगैरह, फोर्स्ड डॉक्यूमेंट या फोर्स्ड सील। ठीक है, तो अगर ये सब है तो इनको हम ऑब्जेक्शनेबल आर्टिकल्स में काउंट करते हैं। एफ क्लोज कहता है ऑब्सीन ऑब्जेक्ट। देखिए ऑब्सीन ऑब्जेक्ट में हमारे पास ऑब्सीन वीडियोग्राफिंग, सीडीज, पेन ड्राइव्स, लिटरेचर, पोस्टर्स, ये सब आ जाता है। तो इसको हम उसी तरह डील करेंगे जैसे हम 292 आईपीसी में डील करते हैं ऑब्सीन मैटर्स को। इंस्ट्रूमेंट्स और मटेरियल्स, जैसे कि इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ कंप्यूटर मैंने आपको बताया, मटेरियल्स में जैसे इसमें इंक वगैरह रिकॉर्ड थी, अगर नकली नोट छापेंगे, प्रिंटर हो गया है ना, माउस कीबोर्ड वगैरह सब उठा लेते हैं, सब उठाया जाता है, यहाँ पे सब सीज हो जाता है। ठीक है, पावर टू डिक्लेयर, नेक्स्ट सेक्शन है 95, पावर टू डिक्लेयर सर्टन पब्लिकेशन फॉरफिटेड एंड टू इशू सर्च वारंट फॉर द सेम। अब देखिए हमारे पास एक राइट है, हमारा फंडामेंटल राइट, जिसे हम कहते हैं राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। मैं आज मोबाइल में आपके सामने खड़ा हूँ, वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, किस लिए कर रहा हूँ, सिर्फ इस पर्पज़ से कर रहा हूँ कि भाई आप सभी को इस टॉपिक के बारे में नॉलेज हो। क्यों कर पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास राइट है। अगर सरकार ने मुझे बैन किया होता कि आप ऐसे वीडियो नहीं बना सकते तो शायद मैं नहीं बना सकता था। क्यों, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा राइट है, तो मैं यहाँ बना सकता हूँ, आप भी बना सकते हैं, कोई भी बना सकता है, अनटिल और अनलेस मैं किसी के फंडामेंटल राइट्स का इन्फ्रिंजमेंट नहीं कर रहा हूँ, और आई डोंट थिंक सो कि मैं कर रहा हूँ। ठीक है, तो समझने की बात यह है 95 सेक्शन कहता है पावर टू डिक्लेयर सर्टेन पब्लिकेशन, पावर है कुछ पब्लिकेशन, सर्टेन पब्लिकेशंस को फॉरफिटेड, जब्त, एंड टू इशू सर्च वारंट फॉर द सेम। देखो यार मैं आपको बताता हूँ,
कभी भी हम देखते हैं न्यूज़पेपर में बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ ऐसी हेडलाइंस आ जाती हैं जिससे कि ऐसा लगता है कि सेडिशियस है, ये देश के विरुद्ध है, या फिर ऐसा लगता है कि देश के विरुद्ध नहीं भी है तो ये कम्युनल टेंशन को बढ़ा देगा, लड़ाई करवा देगा हिंदू कम्युनिटी की और मुस्लिम कम्युनिटी की या किसी और कम्युनिटी की। मुझे किसी का नाम मेंशन नहीं करना चाहिए था, है ना, क्योंकि सभी पढ़े लिखे हैं, सभी इंडियन सिटीजन्स हैं, सब काफ़ी समझदार हैं, ठीक है। ये तो डिवाइड एंड रूल नेता लोग करते हैं, हम थोड़ी करते हैं। वी आर नॉट पॉलिटिशियंस, वी आर लॉ स्टूडेंट्स, सो हम डील करेंगे उस हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पर है कि कोई एनी न्यूज़पेपर और बुक और एनी डॉक्यूमेंट, कैसे प्रकार का कोई डॉक्यूमेंट हो सकता है, कोई बुक हो सकती है, कोई न्यूज़पेपर हो सकता है। वेन एवर प्रिंटेड, कभी भी प्रिंट होता है जब भी, अपीयर्स टू द स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट को लगता है, कंटेन्स एनी मैटर पब्लिकेशन ऑफ विच इज पनिशेबल अंडर 124A IPC, ठीक है, और सेक्शन 153A और सेक्शन 153B और 292 क्या था, ऑब्सीन मैटर वाला, और 293 और 295A, ठीक है। सिद्धू मूसेवाला का एक गाना था ना, सच बोलेगा तमिलू 295, इट मीन्स कम्युनल टेंशन वाला, रिलीजन के अगेंस्ट, है ना। ऑफ इंडियन पिन कोड, द स्टेट गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन के द्वारा स्टेट गवर्नमेंट जो है ग्राउंड्स बताएगी, अपने ओपिनियन बताएगी, और हर जो डिक्लेयर एवरी कॉपी है उस न्यूज़पेपर की, डॉक्यूमेंट की, बुक की, जो भी सेडिशियस मैटर जिसमें प्रिंट हुआ है गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग, उसकी हर एक कॉपी को फॉरफिट कर लेगी, जब्त कर लेगी, हर जगह से मंगवा लेगी, ठीक है। एंड देयर अपॉन एनी पुलिस ऑफिसर में सीज द सेम वेर एवर फाउंड इन इंडिया, कहीं पे भी जहां पर मिलता है सभी को एक जगह सीज कर लेंगे, ठीक है। एंड एनी मैजिस्ट्रेट मे बाय वारंट ऑथराइज एनी पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर के रैंक से बिलो का जो भी ऑफिसर है वो इसमें कार्रवाई नहीं कर सकता, ऊपर के कर सकते हैं। मैजिस्ट्रेट उनको पावर देंगे कि वेर एनी कॉपी ऑफ सच इशू और एनी बुक और अदर डॉक्यूमेंट मे बी रीजनेबली सस्पेक्टेड टू बी, ठीक है, उनको क्या कीजिए, उनको अपने कब्जे में ले लीजिए, ठीक है। इन दिस सेक्शन एंड इन 96 सेक्शन द न्यूज़पेपर एंड बुक्स हैव द सेम मीनिंग इन द प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट 1867 है, ठीक है। या फिर डॉक्यूमेंट इंक्लूड्स एनी पेंटिंग, ड्राइंग और फोटोग्राफ और अदर विजिबल रिप्रेजेंटेशन। अब इसमें देखिए इन्होंने कहा कि नो ऑर्डर पास और एक्शन टेकन अंडर दिस सेक्शन शैल बी कॉल्ड इन क्वेश्चन। अगर इस सेक्शन में कोई कार्रवाई की जाती है तो उसको हम ऐसे किसी भी कोर्ट में नहीं कर सकते, सिर्फ हाई कोर्ट में ही कर सकते हैं अगर चैलेंज करना, वो भी 96 एक अपीलिंग सेक्शन लगता है, ऑल्दो कहीं लिखा नहीं है। एप्लीकेशन टू द हाई कोर्ट टू सेट असाइड डिक्लेरेशन ऑफ फॉरफीचर। अब मैं एक पब्लिशर हूँ, मुझे लगता है कि अरे द हिंदू में मैंने ऐसा क्या छाप दिया जो सरकार ने नोटिफिकेशन लगा के मेरे सारे कॉपीज़ को वापस मंगवा लिया, मेरा तो नुकसान लाखों में, हज़ारों में, करोड़ों में कर दिया तुमने। अब नुकसान तो हो गया है, बेइज्जती भी तो हुई है ना। तो मैं 96 में जाऊंगा हाई कोर्ट के पास, मैं अपने आप को प्रूव करूंगा भाई जब मैंने कुछ गलत किया नहीं। चलो न्यूज़पेपर तो एक दिन की बात है, मैंने बहुत दिल लगा के बुक पब्लिश करवाई, अब बुक पब्लिश होते ही गवर्नमेंट ने उसको वापस मंगवा लिया। कहाँ तो मुझे अभी प्रॉफिट होने वाला था, तो कहाँ गवर्नमेंट ने वापस मंगवा ली, जब्त कर ली। अब इतना बुरा हाल हो गया है तो क्यों ना 96 में जाया जाए। तो एनी पर्सन हैविंग एनी इंटरेस्ट इन एनी न्यूज़पेपर, बुक और अदर डॉक्यूमेंट, कोई भी व्यक्ति, सिर्फ पब्लिशर नहीं भाई, कोई भी व्यक्ति। अब मैं पढ़ रहा था, मेरे हाथ से पुलिस वाला छीन के ले गया, मेरी आधी रहेगी बुक, बताओ अब मैं क्या करूँगा? मैं आधी बुक लेके क्या करूँगा बताओ? कुछ कर सकता हूँ क्या? नहीं ना। अब मैं 96 में जाऊँगा, मेरा इंटरेस्ट है, मैं बुक पढ़ रहा था, मेरी बुक क्यों छीनी?
क्यों छीनी, किससे बुक की छीनी, मेरा राइट है उसमें, मैंने पैसे दिए बुक के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर इतना सेंटी होने की जरूरत नहीं है, सीधा जाओ हाई कोर्ट में अपील डालो। एनी पर्सन हैविंग एनी इंटरेस्ट इन एनी न्यूज़पेपर, बुक और अदर डॉक्यूमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ विच डिक्लेरेशन ऑफ फॉरफीचर, जो कि स्टेट गवर्नमेंट ने बनाई है 95 में, लेकिन लिमिटेशन बताई गई है कब तक, बुक छीनने के 2 महीने बाद तक आप जा सकते हैं कोर्ट में, ठीक है। मतलब जब स्टेट गवर्नमेंट ने ऑफिशियल गजट में ये नोटिफिकेशन निकाला कि भाई ये चीज़ जो है इस बुक में, इस न्यूज़पेपर में, इस डॉक्यूमेंट में जो भी है, वहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, सेडिशियस मैटर है, 295A के अगेंस्ट है, 153 के अगेंस्ट है, तो ऐसा कुछ अगर है तो उसके 2 महीने के बाद तक मैं कहूँगा आपके पास टाइम है, आप जाइए और 96 में एप्लीकेशन दर्ज कीजिए हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट को अगर लगता है, रिजनेबल लगता है कि अरे इसके अंदर तो कुछ भी नहीं है, सरकार ने तो ऐसे ही इसको घाटा डालने के लिए ऐसा कर दिया, ठीक है, तो हाई कोर्ट जो है सेटिस्फाइड कर सकते हैं, ठीक है, सेटिस्फाई होना पड़ेगा लेकिन हाई कोर्ट को। Every such application shall where High Court consists of 3 or more judges be heard and determined by a special bench of the High Court। देखो इसमें सिंपल सी बात ये है कि स्पेशल बेंच सुनेगी, डीबी बेंच सुनती है, ठीक है। फंडामेंटल राइट का भी तो हो जाता है ना ये, क्योंकि मेरा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आपने छीन लिया इस एक हिसाब से। अब मेरे हिसाब से तो फ्रीडम थी मेरी बोलने की, लेकिन आपने छीन ली, फॉरफिट कर ली, तो फ्रीडम को तो आपने कहीं ना कहीं रोक दिया ना। मैं जो बताना चाहता था वो मैं नहीं बता सका। तो ये डीबी बेंच बैठती है, स्पेशल बेंच बैठेगी, ठीक है, और 3 जज से कम नहीं बैठेंगे, ठीक है। और अगर 3 जज से कम है तो हाई कोर्ट के जितने भी जज हैं उसमें वो सब बैठ जाएंगे इसमें, ठीक है। और मेजॉरिटी जो होगी वही डिसीजन इसमें देगी। On the hearing of any such application with reference to any newspaper or any copy of newspaper may be given in evidence। देखो हमने एविडेंस एक्ट में, चलो आपने शायद अभी नहीं पढ़ा होगा मे भी, लेकिन मैं आपको एक रूल बताता हूँ कि एविडेंस में हम न्यूज़पेपर मीडिया की कटिंग्स एविडेंस एडमिसिबल नहीं होती है, रेलिवेंसी नहीं होती उनकी, ठीक है। लेकिन सीआरपीसी में क्लॉज 96 की क्लॉज 3 में साफ साफ ये बता दिया कि अगर आप उस पर्टिकुलर जो सेडिशियस, जिसको सरकार ने बताया कि सेडिशियस कॉम्युनेबल जो भी है, 94 क्लॉज और 95 क्लॉज 1 में बताया गया है कि अगर ऐसा ऐसा है सेक्शंस के रिगार्डिंग ये अगेंस्ट में है, तो आप उसकी कटिंग्स लेके जाइए, कॉपी लेके जाइए कोर्ट में, बताइए कि देखो इसमें कहाँ सेडिशियस है भाई, है? ये तो आप सभी ने, सरकार ने पता नहीं क्या सोच के इसको सेडिशियस बना दिया। अब देखो सरकार जो है कोई भी हो अपने अगेंस्ट नहीं सुनती, अपना क्रिटिसिज्म करवाना किसी को अच्छा नहीं लगता। इवन सरकार क्या, आप मुझे आपको देख लीजिए, क्रिटिसिज्म कौन करवाता है? कोई मुझे कमेंट में गाली देगा तो शायद मैं उसको ब्लॉक कर दूंगा, कि नहीं भाई? करके देख लो, मैं उसको ब्लॉक ही कर दूंगा, मेरे चैनल पे नहीं आ पाएगा, रेस्ट्रिक्ट भी कर दूंगा, ढूंढ भी नहीं पाएगा अमिका जी इसका है, ठीक है। तो क्यों कर दूंगा? क्यों? क्योंकि कोई भी अपनी बुराई नहीं सुनेगा। लेकिन जो बात सही है, अगर मैं कुछ गलत पढ़ा रहा हूँ और उसको कोई पॉइंट आउट कर रहा है, तो इट इज़ माई प्रायर ड्यूटी कि मैं उसको पिन करूँ कमेंट को, कि देखो मेरी गलती है, मैं उसको स्वीकार करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही सीन है। अगर सरकार ने नोटिफिकेशन में ऐसा निकाल दिया है कि ये सेडिशियस मैटर है, तो इट इज़ आवर प्रायर ड्यूटी, आवर मतलब हाई कोर्ट की प्रायर ड्यूटी क्या है? हम तो नहीं है कुछ हाई कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट को ये बताने वाले कि इनकी क्या ड्यूटी है, बट हाई कोर्ट इज़ वेरी मच इंटेलिजेंट और सेंसिटिव है फंडामेंटल राइट्स को रिगार्डिंग, और वो अपने आप, उनको यहाँ पर इसलिए प्रोविज़न डाला गया है कि भाई आप न्यूज़पेपर की कटिंग भी वहाँ पर लेके जा सकते हैं, जो भी मतलब विजुअल रिप्रेजेंटेशन हो सकता है, ठीक है। If it is not satisfied that the issue of newspaper, a book or other document in respect with the application has been made, any such matter is referred subsection 1 declaration of forfeiture। अगर हाई कोर्ट गवर्नमेंट का जो दिया हुआ ऑर्डर उससे सेटिस्फाई नहीं होता तो सेट असाइड कर देगा, ठीक है। अगर
ओपिनियन का डिफरेंस होता है जजेस में, तो मेजोरिटी डील करेगी, मैंने आपको पहले बताया। सेक्शन 97 कहता है सर्च फॉर पर्सन रॉन्गफुली कन्फाइंड। अब 97 को अगर मैं मिनी हैबेस कॉर्पस भी बोलूँ तो गलत नहीं होगा। हैबेस कॉर्पस में क्या होता है, टू हैव द बॉडी। जब कभी पुलिस किसी को रॉन्गफुल कन्फाइन कर लेती है, देखो रॉन्गफुल स्टेट रॉन्गफुल कन्फाइन में कुछ हल्का सा, रॉन्गफुल स्टेट मतलब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, किसी ने आगे बजरी का ट्रक रोक दिया, नहीं जाने दे रही, रॉन्गफुल स्टेट है। कहीं पे भी नहीं जाने दे रही, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, जाके जेल में डाल दिया, बताया है नहीं 24 घंटे से मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं मुझे, कमरे में बंद कर दिया मेरे पापा ने, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट है। मेरा राइट है कि मैं घूम सकता हूँ, कहीं जा सकता हूँ, बट वो नहीं जाने दे रहे, मर्जी है भाई उनकी, बाप है वो। बट द इशू इज़ कि नहीं जाने दे रहे तो रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट तो है, ठीक है। और रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट के लिए पुलिस वालों को पता ही नहीं होता यार। एक्चुअली पुलिस वालों को तो पता होता है, तभी तो वो ये करते हैं, पता जजेस को नहीं होता मोस्ट ऑफ द टाइम। क्यों? क्योंकि वो सोचते हैं, अब जो 97 है ट्राइबल बाय मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास है सपोज, उनको लगेगा कि हाई कोर्ट के पास है, सेशन जज के पास भी नहीं है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास है, 226 और 32 आर्टिकल रिस्पेक्टिवली में रिट की पिटीशन की हैबेस कॉर्पस डालेंगे तभी कन्फाइनमेंट पता लगेगा कहाँ है कहाँ नहीं। टू हैव द बॉडी टू पुलिस को हम भगाएंगे। एक शॉर्ट वीडियो भी है जस्टिस रोहित आर्य जी की, मैंने डाली है अपने चैनल पर, उसमें हैबेस कॉर्पस के ऊपर डांट रहे हैं कि भाई तुम्हें हैबेस कॉर्पस का मतलब पता है, कुछ भी मोटा है हैबेस कॉर्पस डाल दी। सो माय डियर फ्रेंड्स, 97 सेक्शन में ये बताया जाता है कि इफ़ एनी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या सब डिवीजन मजिस्ट्रेट या मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास के पास ये रीज़न टू बिलीव है दैट कि एक व्यक्ति को कन्फाइन किया गया है और वो कन्फाइनमेंट एक ऑफेंस बनती है, ठीक है, तो वो लोग एक सर्च वारंट इशू कर सकते हैं एंड द पर्सन टू whom the such warrant is directed may search for the person so confined। और ये देखो, इसमें पुलिस नहीं कहा कि भाई पुलिस को ही दिया जाएगा वो वारंट, नहीं, कोई किसी व्यक्ति को भी दे सकता है। मजिस्ट्रेट आई मीन्स डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सब डिवीजन मजिस्ट्रेट एंड मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, ठीक है। तो इन तीनों में से कोई भी, पुलिस को भी दे सकते हैं, पब्लिक प्रोसिक्यूटर को भी दे सकते हैं, ठीक है, मतलब अपना जुडिशियल माइंड लगा के एज द केस में भी वहाँ पर उस पर्सन को दे सकते हैं कि भाई किसको रॉन्गफुल कन्फाइन किया है, ये ऑफेंस बन जाएगा, और लो मैंने सर्च वारंट दे दिया और सर्च करके लाओ। फॉर दैट सर्च, अगर कोई सर्च में बाधा डाल रहा है तो एज ए पब्लिक सर्वेंट वो काम कर रहे हैं, तो पब्लिक सर्वेंट की ड्यूटी में दखल देने के उस जुर्म में उठा लिया जाएगा उसको, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं कुछ जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ईजी है, और जैसे ही मिल जाता है तो मजिस्ट्रेट के सामने उसको लेके आना होगा, बस इतनी बात इसके अंदर। पावर टू कंपल रिस्टोरेशन ऑफ अबडक्टेड फीमेल्स। अब कहीं देखिए कुछ लड़की होती हैं अंडर कंप्लेंट मेड ऑन ओथ। देखिए जो पहले जो सीजर वाला है ना, सर्च वाला सॉरी, उसके अंदर कंप्लेंट जो ओथ की जरूरत नहीं है, एफआईआर भी ओथ पे नहीं होती, लेकिन कंप्लेंट यहाँ ओथ पर है क्या, कि वुमेन है, ठीक है, जिसका अबडक्शन हो गया है, अनलॉफुल डिटेंशन हो गई है वुमेन की या फीमेल चाइल्ड की जो कि 18 साल से कम की है। एक वुमेन या फिर एक फीमेल चाइल्ड जो 18 साल से कम की है, जिसे हम बच्ची है हमारी 18 साल से गुड़िया नीचे है, उसका अनलॉफुल अबडक्शन हो गया है, कन्फाइनमेंट हो गया है, अनलॉफुल पर्पस के लिए हो गया है, ठीक है। किसी लड़की को 21 साल का लड़का, 17 साल की लड़की को 21 साल का लड़का अपने साथ भगा के ले गया, अबडक्शन है, बिल्कुल है, ठीक है। शायद इसलिए लेके गया हो कि एडवांटेज उठा लेगा, कह देगा कि शादी कर लूंगा, लड़की मान गई, बहला फुसला। इनकेस लड़की कह देती है कि भाई मैं अपनी मर्जी से आई हूँ, मुझे पता है मैं क्या एक्ट कर रही हूँ, फिर अलग बात है, ठीक है। पर यहाँ पर अनलॉफुल पर्पस दिया गया है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स एसडीएम मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास मे मेक एन ऑर्डर फॉर इमीडिएट रिस्टोरेशन ऑफ सच वुमेन टू हर लिबर्टी, कि उसको फ्री किया जाएगा। कई बार सिर्फ भगाने वाले बात नहीं है, माँ बाप भी ऐसे रख लेते हैं, ससुराल पक्ष रख लेता है, घर नहीं जाने देता अपने, तो ये सब फॉल करता है इसके अंदर, ठीक है। फीमेल चाइल्ड टू हर हस्बैंड, देखो इसको भी ऑफ सच फीमेल
किसको लिबर्टी किसको दी जाएगी, मतलब किसको हैंड ओवर किया जाएगा, फीमेल चाइल्ड टू हस्बैंड, पेरेंट, गार्जियन और अदर पर्सन हैविंग लॉफुल चार्ज ऑफ सच चाइल्ड एंड मे कंपेल कंप्लेंट्स विद सच ऑर्डर यूजिंग सच फोर्स एज मे नेसेसरी। इस ऑर्डर को फुलफिल करने के लिए अगर ज़रूरत पड़ती है फोर्स लगाने की तो फोर्स भी लगाई जा सकती है, थप्पड़, डंडा, लाठीचार्ज, वाटर कैनन, टीयर गैस, वट एवर इट इज़ नीडेड। ठीक है, गोली मत मार देना, लेकिन कभी बोलोगे इसमें तो लिखा था। सी में आता है जनरल प्रोविजन रिलेटेड टू सर्चेस, डायरेक्शन एक्सेट्रा ऑफ सर्च वारंट, द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 3870। देखो ये कहते हैं कि इनमें जो सर्च हमें बताया गया है, ये सेक्शन देखो 38, 70, 72, 74, 77, 78, 79 के अंदर भी बताया गया है, और ये सेम प्रोसीजर सर्च वारंट का यहाँ पर भी चलेगा 93, 94, 98, 97 में। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, अपलोड करने में काफ़ी टाइम लगेगा और मेरा डाटा भी जाएगा। ठीक है, सो दैट इज़ द रीज़न हमने 99 सेक्शन तक कर लिया है। 100, 1, 2, 3, 4, 5 ये 4-5 सेक्शन है, और ये समझिए कि जितना हमने कर लिया इतना ही हमारा और पेंडिंग है। ईजी है लेकिन, ठीक है, लेंथी है बट ईजी है। अगर आपको कुछ समझ नहीं आता, डाउट आता है, व्हाट्सएप नंबर है, मैसेज कीजिए। ठीक है, नहीं मैसेज करना कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। यार बार बार कहना मुझे अच्छा नहीं लगता, कभी कभी वीडियो डालता हूँ, अच्छे से डालता हूँ, लाइक करिए।